हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और लंबा चौड़ा टॉपिक का नाम लिखा गया है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज के हमारे टॉपिक का नाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और खतरनाक टॉपिक का नाम लिखा गया है। जितना लंबा चौड़ा बच्चों इस टॉपिक का नाम है उतना बच्चों ये हमारा टॉपिक खतरनाक नहीं होने वाला है। ये टॉपिक आप सभी लोग को अच्छी तरह से बेसिक के साथ में समझ आने वाला है। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक का हमारा नाम है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इस टॉपिक में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी क्या होती है, दो समांतर प्लेटें होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक समांतर प्लेट हमारी क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है जो धन आवेश से आवेशित की गई है, और दूसरी बच्चों जो हमारी यहाँ पर समांतर प्लेट होती है वो हमारी माइनस आवेश से आवेशित की गई है। अब बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर 1 है और यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर 2 है, ये बच्चों आपस में एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्लेटों के कारण इसके बीच में यहाँ पर हम कोई पॉइंट मानेंगे, जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्लेटों के बाहर यहाँ पर हम या बच्चों हम क्या करेंगे, इधर की साइड में कोई एक पॉइंट मानेंगे, जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का प्यारा सा लाजवाब टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट को जबरदस्त तरीके के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं अचालक का मतलब क्या होता है। तो बच्चों अचालक का मतलब ये होता है कि जैसे आप सभी लोग यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, एक हमारा तरबूज होता है। तो बच्चों आप सभी लोग तरबूज खाए भी होंगे और उसके बारे में अध्ययन भी किए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको फिजिक्स में समझना है कि तरबूज हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक तरबूज बनाते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, एक तरबूज होता है जो गोल सा तरबूज होता है और ये लाल लाल रंग का होता है। तो बच्चों लाल कलर से हमने इसको बना भी रखा है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर में एक यहाँ पर आवेश रखते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, प्लस का क्यू आवेश होता है। अब बच्चों ये जो हमारा आवेश है ये इस तरबूज के अंदर में रखा गया है। तो ये आवेश बच्चों हमारा क्या होता है, इस तरबूज के अंदर में यहाँ पर एक समान रूप से इस तरीके से वितरित हो जाता है। अब बच्चों ये जो हमारा आवेश है ये एक समान रूप से वितरित है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमारा आवेश इसके भीतर में रखा गया है तो ये जो हमारा आवेश होता है वो अंदर से लेकर के इसकी सतह तक बच्चों एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर आप बात करेंगे कि इस अचालक के अंदर में जो हमारा आवेश का मान होता है वो बच्चों यहाँ पर जीरो नहीं होता है। जीरो बच्चों हमारा क्या होता है, चालक के केस में होता है, जो आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया। तो वहां पर मैंने बताया था कि उस केस में जो आवेश का मान अंदर में मिलता था वहां पर जीरो होता था, और अचालक केस में बच्चों क्या होता है, आवेश का मान जीरो यहाँ पर नहीं होता है। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पकड़ लेना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर हम इसके दो बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो बच्चों इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अचालक की समझ आएगा। अचालक का मतलब बच्चों क्या होता है, जो हमारा आवेश होता है वो अंदर में रखा जाता है। तो उसके जो बच्चों हमारा आवेश होता है वो अंदर से लेकर के बाहर तक, या बच्चों आप कह सकते हैं इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और हर एक जगह पर यहाँ पर आपको आवेश का मान मिलने वाला है। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। या बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा तरबूज होता है उस तरबूज में क्या होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। तो वो बीज बच्चों हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर एक तरह से आवेश का काम करते हैं, जो बच्चों अंदर से लेकर के उसके पृष्ठ तक एक समान रूप से वितरित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको अचालक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम इस फिगर और इस डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि किस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम दो समांतर प्लेटों के बीच और यहाँ पर बाहर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह करते हैं और आपको समझाते हैं कि अब हम यहाँ पर डेरिवेशन किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ लेना है कि अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो बच्चों इस फिगर के बारे में आपको किस तरीके से लिखना है, तो उसके लिए लिंक में आपको हमारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बच्चों वहाँ पर आप जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया है किस तरीके से इसके बारे में 2-4 लाइन आपको लिखना है। वो 2-4 लाइन बच्चों जो होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, आपको सीधा डेरिवेशन अच्छी तरह से पकड़ना है और डेरिवेशन के हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो डेरिवेशन ही आपकी जान होती है इस पूरी फिगर की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि बच्चों दोनों प्लेटों के बीच में हम किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लस आवेश होता है, इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। बच्चों यहाँ पर हम दिखा देते हैं
कि जो हमारा प्लस आवेश होता है बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। तो इनकी जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होती हैं, जिनमें बच्चों हमारा तीर का निशान यहाँ पर कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ बनता है। तो बच्चों इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि इधर की साइड में हमारा क्या हो जाएगा, बाजू क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ होगी। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ हो जाएगी और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ हो जाएगी। और अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड प्लेट पर, तो सेकंड प्लेट पर जो हमारा आवेश है वो माइनस का आवेश है। तो बच्चों इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पर तीर का निशान हम किस तरीके से दिखाने वाले हैं इसके बारे में आपको समझना है। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर माइनस का आवेश होता है और इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनमें बच्चों हमारा तीर का निशान इस तरीके से अंदर की तरफ होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको आवेश के बारे में अच्छी तरह से समझ आएगा कि किस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर बनती हैं, और इन सभी के बारे में आप सभी लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के साथ में इसके बहुत सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बार अगेन से रिमाइंड कर देता हूँ कि जिससे आपको कोई समस्या ना हो और हर एक टॉपिक लाजवाब के साथ में समझ आए। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर बाध्य क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो गया कि बच्चों जो हमारा प्लस आवेश होता है इनकी जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बाहर की तरफ होती हैं, और जो हमारा माइनस का आवेश होता है इनकी जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके बीच में एक पॉइंट मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट को हम पी पॉइंट कहेंगे। अब बच्चों इस पी पॉइंट पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्लेट नंबर 1 की वजह से बाध्य क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो हमारा प्लेट नंबर 1 है इस पर जो हमारा आवेश है वो प्लस का आवेश है। तो इनकी वजह से जो हमारी बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होती है पी पॉइंट पर बच्चों क्या होगी, बाहर की तरफ होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम बाध्य क्षेत्र की तीव्रता को कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाने वाले हैं, जिसको बच्चों हम यहाँ पर रेड मार्कर से दिखाते हैं। तो बच्चों ये हमारी बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लेट नंबर 1 की वजह से। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1 से निरूपित करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों अगर आप बात करते हैं जो हमारी प्लेट नंबर 2 है, ये बच्चों हमारी क्या है, इस पर जो हमारा आवेश है वो माइनस का आवेश है। तो इनकी जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी बच्चों पी पॉइंट पर क्या होंगी, इस तरीके से यहाँ पर अंदर की तरफ होंगी। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से नीले मार्कर से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऊपर की साइड में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो माइनस आवेश कारण यहाँ पर इस तरीके से दिखाई जाएंगी। अब बच्चों ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर E2 से निरूपित करेंगे। और बच्चों ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर P पॉइंट मान लेंगे तो बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ पर दिखाई गई हैं। इस वाली डायरेक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है और इसमें बच्चों हमने क्या किया, इस वाली डायरेक्शन का यूज़ किया है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अंदर की तरफ जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है P पॉइंट। तो इस पॉइंट पर E1 और E2 की वजह से हम बाध्य क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये जो हमारा पॉइंट है ये बच्चों हमारे क्या है, मध्य में दोनों प्लेटों के। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु P मध्य में है। इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्लेट नंबर 1 की वजह से बाध्य क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि अगर हम समांतर प्लेट या बच्चों आप कह सकते हो समतल प्लेट के निकट बाध्य क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो उसके लिए बच्चों हमारा फॉर्मूला होता था यहाँ से E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है, जिसमें बच्चों इस टॉपिक का नाम होता था समतल प्लेटों के निकट बाध्य क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों वहां पर आपने ज्ञात किया था तो उसका फॉर्मूला आया था E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सिग्मा होता है वो बताता है कि प्लेट नंबर 1 पर टोटल जो हमारा आवेश होगा उस आवेश को बच्चों क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं प्लेट नंबर 1 पर जो हमारा टोटल आवेश है इस आवेश को बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्मा मान लेते हैं। और सिग्मा बच्चों हमारे क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे प्लेट नंबर 2 की, तो इस पर जो हमारा टोटल माइनस का आवेश होता है इसको बच्चों हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर सिग्मा मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप इस तरीके से बता सकते हैं कि प्लेट नंबर 1 पर जो हमारा टोटल आवेश है इस आवेश का मान बच्चों कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। और प्लेट नंबर 2 पर जो हमारा आवेश होता है उसका बच्चों टोटल मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा। अब बच्चों हम इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर एक बार हम प्लेट नंबर 1 से बाध्य क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे और एक बार बच्चों हम क्या करेंगे प्लेट नंबर 2 की से बाध्य क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले निकाल लें प्लेट नंबर 1 से बाध्य क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे प्लेट 1 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु
पी पर। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पर पहला केस है, तो इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैश टैग करके लिखने वाले हैं। अब बच्चों हम प्लेट नंबर 1 को ऐसे पी पॉइंट पर बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो बच्चों आपको पता है कि प्लेट नंबर 1 को हम बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं, E1 से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ई की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E1। बाकी बच्चों आपको पता है यहाँ पर इधर की साइड में सारा मान कैसा नियतांक है, तो यहाँ पर हम सेम तरीके से लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, प्लेट नंबर 1 की वैसे बाध्यक्षेत्र की तीव्रता होती है। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लेट नंबर 2 की वैसे पी पॉइंट पर बाध्यक्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे प्लेट 2 की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर 2 है, इनकी वजह से जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको बच्चों क्या करते हैं, E2 से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, E की जगह पर E2 लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पर जो हमारा इस प्लेट पर टोटल आवेश घनत्व होता है उसको बच्चों क्या करते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा, और नीचे बच्चों हमारे क्या जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये आपको बताता है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है वो किसी निर्वात में रखा गया है। तो उसको बच्चों हम क्या करते हैं, निर्वात को यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से प्लेट नंबर 2 की वैसे बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं पी पॉइंट पर। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल जो हमारी बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता होती है पी पॉइंट पर बच्चों कितनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पर टोटल बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता को ईपी से दिखाने वाले हैं। बच्चों ईपी आपको बताता है कि पी पॉइंट पर टोटल बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, E1 और E2 को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा E1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा E2। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, E1 का मान रखेंगे। तो E1 का मान बच्चों हमारा कितना है, सिग्मा अपान यहाँ से हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, E2 का मान यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ से हम साइड में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब बच्चों आप देख रहे हैं नीचे हर का मान कैसा है, एक जैसा है। तो ऊपर की चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 सिग्मा बटे बच्चों क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप दोनों प्लेटों के बीच में बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको टोटल बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता मिलती है दो प्लेटों के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, EP इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है दोनों प्लेटों के मध्य बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमारा पहला केस कंप्लीट होता है। अगर बच्चों यहाँ पर आपको कोई समस्या है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस पी पॉइंट को बाहर की तरफ लेंगे तो वहाँ पर हमारी बाध्यक्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि दोनों प्लेटों के बाहर अगर हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट लेंगे। तो बच्चों इधर की साइड में हम एक पॉइंट लेने वाले हैं, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या करने वाले हैं, P डैश से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के ऐसे P डैश पॉइंट पर बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद में P डैश पॉइंट पर बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 की वजह से। तो बच्चों यहाँ पर हम ये चीज़ें लिखे रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें यहाँ पर जरूरत होने वाली है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बाहर एक हम पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या करते हैं, P डैश पॉइंट कहते हैं। और उस P डैश पॉइंट पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के वैसे बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाहर की साइड में एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर P डैश पॉइंट यहाँ पर दिखाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेट नंबर 1 की वजह से इस P डैश पॉइंट पर बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो बच्चों आपको पता है प्लेट नंबर 1 जो हमारी होती है, ये बच्चों क्या होती है, धन आवेश से आवेशित की गई है। तो इनकी जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है बच्चों क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारी बाध्यक्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता होती है ये प्लस आवेश के कारण होती है। इसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर E1 से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे
पी डैश पॉइंट पर माइनस आवेश के कारण बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा माइनस आवेश होता है इनकी वजह से जो हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों अंदर की तरफ होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नीले मार्कर से यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता होती है ये बच्चों हमारी माइनस आवेश के कारण होती है, इसको बच्चों हम क्या करने वाले हैं, E2 से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पी डैश पॉइंट है इस पर जो हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2 ये बच्चों आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दिशा के अनुसार बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता को लेने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा पॉइंट है पी डैश पॉइंट, इस पी डैश पॉइंट पर E1 बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी लैंग्वेज लिखी गई है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्लेट नंबर 1 की वजह से, ठीक है, बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता पी डैश पॉइंट पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, P की जगह पर P डैश पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों यही हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी P डैश पॉइंट पर। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, E1 से दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर यहाँ पर 3 मान लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी प्लेट नंबर 2 है इसके जो हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। और ये जो हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता है इसको बच्चों हम क्या करते हैं, E2 से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, ये हमारा सेकंड केस होगा। तो बच्चों यहाँ से लिखा गया है प्लेट 2 की वजह से बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, बिंदु P डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे P डैश बिंदु पर। तो बच्चों इसके लिए हम सेम उसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है प्लेट नंबर 2 के जो हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम E2 से यहाँ पे दिखाते हैं। और यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं P डैश पॉइंट पर टोटल बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे EP और बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस आवेश की जो हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता है इसको यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा E1। और बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारी माइनस आवेश कारण बाध्यता की तीव्रता है बच्चों उसकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा, प्लस के वजह से यहाँ पर आपका माइनस साइन यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो हमारी बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2 ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो उस केस में बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लस आवेश नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा माइनस का आवेश आएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान रखने वाले हैं। तो इसको बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। तो यहाँ पर E1 का मान लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस बच्चों हमारे क्या जाएगा, सिग्मा अपान यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप साइड में लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। अब बच्चों आप देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है, सेम है, ये भी हमारा सेम है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर बाहर वाला जो हमारा पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, EP डैश पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता मिलती है बच्चों क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आप बता सकते हैं कि अगर हमारी क्या होती है, दो समांतर प्लेटें होती हैं और एक प्लेट बच्चों हमारी क्या होती है, प्लस आवेश से आवेशित होती है और दूसरी प्लेट बच्चों हमारी क्या होती है, माइनस आवेश से आवेशित होती है। तो उनके बीच में जो बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है EP इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलता है। अगर बच्चों यहाँ पर दोनों प्लेटें क्या हैं, आपस में एक दूसरे क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। मीन्स बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं अगर एक प्लेट हमारी प्लस आवेश से आवेशित है, दूसरी बच्चों हमारी क्या है, माइनस आवेश से आवेशित है। तो अगर इनके कारण अगर आप क्या करेंगे, बाहर की तरफ कोई एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट को बच्चों क्या कहेंगे, P डैश पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर जो बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता मिलती है बच्चों कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो बच्चों यहाँ पर आपने देखा। अब बच्चों ये वाला पॉइंट अगर आप इधर की तरफ लेंगे तो इधर भी आपको बाध्यता क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर 0 मिलने वाली है। तो बच्चों यहाँ तक आपको हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर बच्चों आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आज का वीडियो इसी पर हम एंड करते हैं।